माजी सलार भाई, आप गाजी भाई को खाना देने जा रहे हैं ना? वो गजलान शाह के लिए खाना ले जा रहा था। रास्ते में दस्तगीर शाह और अली शाह उसे मिले। अली शाह ने अपने हाथ में एक सब्ज रंग का डब्बा पकड़ा हुआ था। हाँ, क्यों अली शाह, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप लोगों को भी हमारे साथ चलना है? सलार शाह उन दोनों की जानिब देखते हुए पूछने लगा। दस्तगीर शाह के चेहरे पर गजलान शाह के लिए फिक्रमंदी थी, तो दूसरी तरफ अली शाह का चेहरा बेहद संजीदा था। नहीं सलार भाई, हम दोनों गाजी भाई को इस हालत में नहीं देख सकते। आप ये खीर इन्हें खिला दें, ये अम्मा साई ने बनाई थी खास उनके लिए, आप याद से इन्हें खिला दें। अली शाह ने वो डब्बा इसके आगे बढ़ाते हुए कहा, जो सलार ने थाम लिया। मतलब उसकी माँ को फिक्र थी अपने भतीजे की। वो गजलान शाह के पास ही था, हवेली में क्या हो रहा था उसे जानने की कोशिश भी नहीं की थी, और उसे जानने की ख्वाहिश भी नहीं थी। वो इन सब से खफा था जिन्होंने गजलान गनी शाह पर यकीन नहीं किया था, सिर्फ उस लड़की को अहमियत दी थी। ठीक है, मैं उसे खिला दूंगा। आप अम्मा साई को कहना गाजी बिल्कुल ठीक है, इन्हें कहना आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द गाजी की बेगुनाही साबित करें, जल्द गाजी हमारे बीच होगा। सलार शाह ने संजीदगी से कहा, इंशाल्लाह भाई, हम भी दुआ कर रहे हैं कि आप अपने काम में कामयाब हो जाएं और गाजी भाई की बेकसूर साबित हो जाए। दस्तगीर शाह ने बड़े ही प्यार से कहा, उसे यकीन था वो जैसे अपना आइडल मानता है, वो जल्द बेकसूर साबित होकर इस जेल से बाहर आएगा जिस पर सिर्फ जनानी को रखा जाता था। और जब ये फैसला किया गया था, उसे शहरी भाई के ऊपर बेहद गुस्सा आया था कि वो एक ऐसे दोस्त है जो खुद अपने ही हाथों से अपने दोस्त को इस जेल में डालने के लिए तड़प रहे थे। अच्छा, अब हम चलते हैं, आप याद से ये खीर गाजी भाई को दीजिएगा। सलार भाई, अली शाह ने संजीदगी से कहकर उस सब्ज डब्बे की जानब इशारा करते हुए कहा। हाँ, हम याद से खिला देंगे अली शाह, आप फिक्र मत करें। वो इतने दिनों बाद मुस्कुराया क्योंकि टेंशन की वजह से वो मुस्कुराना ही भूल गया था। इन्हें इन्हें कहकर वो वहां से निकला, जबकि अली शाह की नजरें सब्ज डब्बे पर मुस्कुर थीं जो सलार शाह की गिरफ्त में था। गाजी, ये देखो, हमारी अम्मा साई ने, मतलब आपकी खाला साई ने ये खीर खास आपके लिए बनाई है। सलार जब हवेली के उस चेयर खाने में आया तो उसको दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे देख वो डब्बा खोलकर उसे खीर खिलाने के लिए चम्मच भरकर उसे देने लगा, मगर यकदम से वो रुका और फिर शरारत से अपनी चमकती आंखों से अपने दोस्त को देखते हुए चम्मच अपने मुंह में डालकर उसे देखने लगा, मगर वो उसी तरह बैठा रहा, हिला तक नहीं। गाजी, खीर बड़ी लजीज है, खाकर तो देखो, वो उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला, मगर फिर भी ना हिला। तो मजबूरन उसने फिर से वही अमल दोहराया जो उसकी नाराजगी पर क्या करता था। जब वो ज्यादा नाराज होता था, खाना पीना छोड़ देता था। तब सलार शाह अपने लिए नवाला बना बनाकर उसे उकसाता था कि वो नहीं खाएगा तो वो और शहरी सारा खाना खा जाएंगे। ये चाबियां लो और इसे बाहर लेकर आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। तभी वहां शहरयार बख्श शाह की आवाज गूंजी तो वो पीछे मुड़ा और उसे देखने लगा, जिसने वहां आते ही एक चाबियों के गुच्छे को उसकी जानिब उछालते हुए कहा। वो अभी तक बदगुमान था और नफरत भरी नजरों से गजलान शाह को देख रहा था, मगर इस वक्त वो दादा साईं के हुक्म पर यहाँ आया था, वरना वो इस जनानी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। हॉस्पिटल? वो क्यों शहरी, सब ठीक खैरियत तो है ना? क्या हुआ है नाना साईं, तो ठीक है तो है ना? हॉस्पिटल का सुनकर उसकी रूह थर थर उठी तो वो तेजी से उठा, लेकिन जंजीरों ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। हो तो वो वहीं खड़ा परेशानी से शरयाल बख्श शाह की जानिब देखने लगा। शरयाल शाह, लेकर आओ उसे बाहर, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अपने दुश्मनों को जवाब देते फिरें। शरयाल बख्श शाह उसकी आवाज पर नफरत से उसे देखते हुए सलार से कहने लगा, ठीक है शरयाल बख्श शाह, तुम अब जा सकते हो, मैं अपने भाई को खुद लेकर आ जाऊंगा हॉस्पिटल। हमारी वजह से तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद हुआ, इसके लिए माजरत। सलार आकिब शाह ने सख्त तीवरियां चढ़ाकर उसे देखते हुए कहा, तो शरयाल बख्श शाह उसकी बात पर उसे भी घूर कर वहां से चलता बना। चलो गाजी, चलते हैं, अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्यों दादा साई ने आपको हॉस्पिटल में बुलाया है, पता नहीं क्या हुआ है। अब परेशानी से गजलान शाह की जंजीरों में जकड़े हाथ और पट्टे में मुकीद गर्दन को खोलने लगा। गजलान शाह इसी तरह लब सीए बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। जब वो दोनों हवेली के बाग में होकर
होकर निकलने ही वाले थे कि अचानक से सलार शाह के मुंह से खून की कैर निकली। गजलान शाह जो इसके पीछे सर झुकाकर आ रहा था, सफेद फर्श पर खून के छींटे देख वह घबराकर उसका सर ऊपर उठाकर आगे खड़े सलार को शाह को देखने लगा, जो नीचे फर्श पर अपने मुंह से कैर की सूरत में गिरे खून को फटी आंखों से देख रहा था। अचानक से इसकी हालत बिगड़ी और वह नीचे गिरा। सलार उसे फर्श पर गिरते हुए देख वह उसकी तरफ तेजी से दौड़कर नीचे बैठा और उसके सर को अपनी गोद में रखकर रोते हुए उसे पुकारने लगा, जो आंखें मूंदे हुए था। आपको किस पर शक है शाह साईं? सलार शाह को वो उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर गया था। अब वो पुलिस ऑफिसर के सामने बैठा इस ऑफिसर के तशवीश में पूछे सवाल का जवाब दे रहा था। इस सवाल पर वो रुका। उसके दुश्मन तो उसके अपने खून के रिश्ते हो गए थे, जिनकी बेरुखी और बदगुमानी से आज वो अपने दो प्यारों के लिए अस्पताल में बैठा हुआ था, इनकी खैरियत के लिए दुआ कर रहा था। उसके बाबा साईं उसकी ऊपर तोहमत लगने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनकी हालत बहुत तशवीशनाक थी और सालार आकिब शाह को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी, जबकि वो जानता था ये जहर उसके नाम थी, लेकिन उसके दोस्त ने वो जहर अपने नाम कर दिया। उसने ये जहर पीकर अपनी दोस्ती की मसाल कायम कर दी थी, जिसे भी जैसे भी, लेकिन उसने कुर्बान होकर अपने दोस्त को कुछ भी होने नहीं दिया था, किसी पर भी नहीं। उसने संजीदगी से कहा, वो लोग पत्थर दिल हो सकते हैं लेकिन वो नहीं। फिर भी अपना समझता था, वो तो कैसे इनके खिलाफ एक्शन ले सकता था। हैरत है आपको किसी पर भी शक नहीं है, जबकि ये जहर खास आपके लिए आपके घर से आया था। तो आप कैसे कह सकते हैं शाह साईं कि आपकी हवेली में कोई भी दुश्मन नहीं है? इस खीर को आपकी खाला माँ ने प्यार से बनाकर भेजा था या नफरत से? इसका पता तो हम जल्द लगाएंगे। पुलिस ऑफिसर की बात पर वो सख्त गुस्से से उस ऑफिसर की जानिब देखने लगा। वो अपने बच्चों को कैसे जहर दे सकती है? हाँ ऑफिसर, मेरे दुश्मन हैं। हाँ, इस हवेली में मेरे सब दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन खाला अम्मा साईं ये घटिया काम कभी नहीं कर सकती। वो भला अपने दो जवान बेटों को अपने हाथों से जहर कैसे दे सकती है, जिन्हें इन्होंने बचपन से संभाला हो? वो ये कैसे कर सकती है? वो शदीद गुस्से से ऑफिसर से कह रहा था, तभी एक नर्स भागती हुई वहां आई और जो खबर उसने उसे सुनाई तो उसे सुनकर वो शौक रह गया और अपनी जगह से उठा और उस रूम से बाहर निकला। हमारा बच्चा सालार नहीं, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। रजलान शाह जब उस रूम में पहुंचा तो खाला अम्मा साईं को सालार शाह से लिपट कर रोते हुए देख वो यकदम से खुद को टूटता हुआ महसूस करता दरवाजे के बीचों बीच नीचे गिर गया। शाह हवेली की सभी लोग वहां मौजूद थे। वो इन सब पर अपनी चुपती सुर्ख आंखें गाड़ कर इन्हें देखता नाना साईं को आखिर में बेबसी से देखने लगा। ये सब इस जनानी की वजह से हुआ है। अगर ये उसी वक्त मर जाता ना तो आज सालार हमारे बीच में होता, ना कि इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर इस तरह पड़ा होता। शरयाल बख्श शाह जो वही था, उसी दरवाजे के बीचों बीच बैठते हुए देख गुस्से से आगे बढ़कर उसे काला से पकड़कर ऊपर उठाते हुए नफरत से कहने लगा। अली शाह की नज़रों में इस वक्त नफरत की जगह एक खौफ था। वो शरयाल बख्श शाह को अपने भाई को इतने गुस्से में देख वो दस्तगीर शाह के पीछे जाकर छुपा, क्योंकि खीर में जहर उसी ने मिलाया था। वो गजलान शाह को मरते हुए देखना चाहता था, मगर उसे पता नहीं था कि इसकी वजह से एक बेगुनाह मरेगा। अब वो सख्त खौफजदा था अपने पकड़े जाने पर। शरयाल शाह छोड़ो उसे, इस वक्त हम इस हालत में नहीं है कि एक और अपने जवान को मरते हुए देखें। अब्बास शाह ने संजीदगी से आगे बढ़कर उसे गजलान शाह से अलग करते हुए कहा, जबकि वो फटी आंखों से अपने नाना साईं को इतने संगदिली से ये कहते हुए देख वो अपने दिल में दर्द उठते हुए महसूस करने लगा। मतलब अब इनके लिए कोई भी हिम्मत नहीं रखता, इनकी भला से वो जिंदा है या मर जाए अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। शायद अब वो इसके वजूद से नफरत करने लगे थे और यही चीज गजलान शाह को टूटने के लिए काफी थी। घड़ी ने जब रात के 12 बजाए तो तब पूरे आसमान पटाखों और फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। बाहर सारे न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि वो इस नए साल में अपनी दो कीमती हस्तियों को खो चुका था। एक अपने भाई अपना दोस्त और दूसरा अपने बाबा साईं को। अब वो इन्हें कभी नहीं देख सकता था, ये सोच इसकी आंखें भिगा चुकी थी। इसको ये नया साल का तोहफा इतना भयानक मिलेगा उसे पता नहीं था। वो एक ही रात में अपने से जुड़े दो अजीज लोगों
को कब्र में उतारते समय अपना ज़ब्त खोकर बहुत ज़्यादा रोया था। शहर खामोशियाँ से बाहर निकलती वो वहाँ से भागकर शहर खामोशियाँ से बहुत दूर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अपनी बर्बादी पर, अपने दोस्त के खोने पर, अपने बाबा साईं के जाने पर वो रो रो कर ज़मीन पर गिरता चला गया। मैं भी बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मीरब बेग। अचानक ये नाम जहन में आती ही उसकी रगें तन गई और नफरत से सुर्ख आंखों में इंतकाम की लहर दौड़ने लगी। आई विल किल यू मीरब बेग। स्याह आसमान की तरफ रुख करता वो शिद्दत से चीखा, मेरा दोस्त सालार तुम्हारी वजह से मरा और इसकी कातिल तुम हो मीरब बेग। और जिसने खीर में जहर मिलाकर मुझे वो खीर खिलानी चाहिए थी ना, मैं उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक कत्ल तो वो जानता था कि मीरब बेग है, लेकिन जिसने खीर में जहर मिलाया था ये उसे भी तक पता नहीं चल रहा था। हेलो बेबी, हैप्पी न्यू ईयर। ये लाहौर के एक पोश इलाके के एक क्लब का मनाजिर था जहां वो अभी दाखिल हुई ही नहीं थी कि एक लड़के ने आकर उसके चेहरे पर झुककर उसे न्यू ईयर की मुबारकबाद दी। डार्लिंग, तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। वो इस वक्त स्किन कलर की टाइट्स और घुटनों तक छूती स्किर्ट में मुबलिस बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, और इसकी यही ड्रेसिंग के तो मर्द दीवाने थे। वो भी जवाबी उसके लड़के के चेहरे पर झुकी और अपने मामूल का काम करने लगी जो वो यहाँ आकर करती थी। हेलो शेमलेस वुमेन। वो उस वक्त उस लड़के के साथ उस क्लब के एक कोने में सोफे पर उस लड़के की गोद में बैठी उस लड़के के साथ मगन थी। तभी उसे नफरत भरी भारी आवाज पर वो झटके से मुड़ी तो सामने गजलान शाह को अपनी जानिब हकारत और नफरत से देखते पाकर वो उस लड़के की गोद से उठी। तो तुम मीरा बेग उसकी आंखों की अजीब तासर से यकदम से डरती हुई पीछे हटने लगी। हाँ, मैं गजलान शाह, वही गजलान शाह जिस पर तुम रो रो कर तोहमत लगा रही थी। याद आया कुछ या मैं याद करवाऊं? नफरत से कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए सद लहजे में कहने लगा। मीरा बेग उसके एक एक बढ़ते कदम को अपने लिए कब्र में पहुंचने का जरिए समझ रही थी। देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। तुम मुझे गांव लेकर चलो, मैं सबको तुम्हारी बेगुनाही का कहूंगी। लेकिन तुमने उस दिन कुछ नहीं किया था। उस दिन मैंने अपना ठुकराए जाने का बदला लिया था। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ भी मत करो। वो उसके खतरनाक तासर को देखते हुए डरती हुई कहने लगी, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें यहाँ एक रूम में ले जाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ। मेरी तरबियत एक नेक माँ ने की है, मेरी खाला माँ साई ने, इसीलिए मैं तुमसे बदला भी एहतराम में रहकर करना चाहता हूँ। उसे देखते हुए सोफे पर बैठा तो वो लड़का और वहाँ बैठे सभी लड़के और लड़कियाँ उसकी रोबदार पर्सनैलिटी से इसकी रोब में आकर तेजी से वहाँ से हटे। अब वहाँ सिर्फ वो अकेला बैठा था। आलमदाद, लाओ मुझे दो वो चीज़ जो मैंने मंगवाया था। आलमदाद, जो इसके बाबा साईं गनी शाह के खास खादिम का बेटा था, उसके साथ क्या हुआ था वो अच्छे से जानता था, और गनी शाह ने मरने से पहले आलमदाद के बाप को कहा था कि इसके बेटे को इसके प्यारे बेटे का ख्याल रखने के लिए। और आज वो जो पीर के तख्त पर बैठने वाला था तब से वो इसके साथ था। कल उसका पीर के तख्त पर बैठने का दिन था और वो मीरा बेग से बदला अपने पीर बनने से पहले लेने यहाँ आया था। तुम फहाशा, बहुत प्यार है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती से, और इसी खूबसूरती से तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करती हो ना। अपने होश को पूरा करने के लिए तुम्हारी ये खूबसूरती बहुत काम आती है ना। आज ये खूबसूरती नहीं रहेगी तुम्हारी। वो स्याह शीशी की बोतल को खोलते हुए नफरत अंगेज लहजे में बोला और उसे ऐसी सजा देना चाहता था जो मौत से भी बदतर हो। इसीलिए इसके लिए और इसकी खूबसूरती को ख़त्म करने से बेहतर उसे ऑप्शन कोई नहीं लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मीरा बेग अपने सामने तेजाब की बोतल देख अपनी जान को जाते हुए शिद्दत से महसूस करने लगी। वो डरती हुई पीछे हटने लगी। तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दे रहा हूँ मीरा बेग। वो सोफे से उठा और उसके पास पहुंचकर नफरत से कहता, वो बोतल उसने उसके सर के ऊपर लाकर उल्टाया तो तेजाब के तेजवार ने मीरा बेग के सर पर गिराकर अपना असर शुरू कर दिया। वो तेजाब की जलन से अपने सर को जलते हुए और चेहरे को जलते हुए महसूस करती जोर जोर से चीखने लगी, और इसकी चीखों से पूरे क्लब में एक कहरम सा मच गया। वहां मौजूद लड़के उस हुस्न की मलका का बदसूरत चेहरा देख डरते हुए पीछे हटने लगे, और वहां खड़ी अमीर बिगड़ी हुई लड़कियों को शदीद सबक मिल गया।
होगा कि वो यहाँ आकर यहाँ क्या करती फिर रही है। और इस वक्त मीरा बेग की जगह खुद को वहाँ तस्वर करने लगी तो अपने जिस्म में खौफ की लहर को दौड़ते हुए शिद्दत महसूस करती झरझरी लेने लगी। हम अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमारा वादा है इस गांव वालों से और शाह हवेली वालों से। हम पीर गजलान शाह अब सारी जिंदगी किसी लड़की से तलक नहीं रखेंगे और ना ही अब हमारा इस दुनिया की रंगीनों से कोई तलक होगा। अब हम सिर्फ अपने मुरीदों के लिए जिएंगे और किसी के लिए भी नहीं। पंचायत में उसका फैसला ये किया गया था कि अब वो आंखों को सख्ती से मूंद लहसती आवाज में सबसे ये वादा कर रहा था, अगर तुम इनमें से किसी भी बात से मुकर गए ना तो याद रखना हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। पीर गजलान शाह। सभी गांव वालों ने गुस्से से एक साथ तेज आवाज में कहा, हमें मंजूर है, हम अगर मुमकिन तो आप सब मिलकर हमें कत्ल कर सकते हैं। वो नजरें उसी तरह नीचे झुकाकर सबसे बोला, पीर साहब तुम्हें मैं यहाँ सिर्फ इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि ये सब सलार शाह की वसीयत है कि तुम्हें कुछ ना किया जाए। ये उसके आखिरी लफ्ज से जो उसने अपने मरने से 1 मिनट पहले किए थे, वरना हम सब अब भी वही पर खड़े हैं तुम्हें कत्ल करने के लिए। हम अब भी तुमसे इतनी ही नफरत करते हैं जिस दिन तुम्हारी सच्चाई पता चली थी मुझे। शरियाल बख्श शाह के लहजे में सख्त नफरत थी। सलार शाह के ख़त्म होते ही इसकी बेगुनाही का वो सबूत भी ख़त्म हो गया था। जो वो यूएसपी थी जिसमें वो वीडियो थी जिसमें साफ जाहिर था कि ज़बरदस्ती वो नहीं मीरा बेग उसके साथ कर रही थी, वो उसे गुस्से से खुद से दूर कर रहा था। अगर वो यूएसबी मिल जाता तो वो इस वक्त इस तरह के वादे नहीं कर रहा होता, बल्कि मीरा बेग को सज़ा मिलते हुए देख रहा होता। मगर वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तैमूर ने सलार शाह को दिया था। उसने गजलान शाह से भी इस रिकॉर्डिंग के बारे में कहा था, वरना अगर सलार शाह की हालत इतनी नाजुक ना होती तो वो खुद इस यूएसबी के मुतालिक उससे पूछता। लेकिन इसकी हालत उस वक्त बहुत सख्त तशवीनाक थी। जहर खाने की वजह से वो बोल भी नहीं सकता था। इस वक्त जहर इतना ख़तरनाक था कि वो ठीक आधे घंटे बाद उस सब को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया था। अब वो सबूत उसके साथ ही चला गया था। अब कोई भी गजलान शाह को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था, ना ही शहरी की बदगुमानी को ख़त्म कर सकता था और ना ही वो बदगुमानी कभी ख़त्म करने वाला इस दुनिया में था। दूसरी तरफ मीरा बेग जो अपनी ज़रूरत को जो वो हर रोज़ मर्द से पूरी किया करती थी, अपनी बदसूरत शक्ल की वजह से पूरे होते ना देख हराम मौत को गले लगाकर अपने नापाक वजूद को इस दुनिया से रुखसत हो कर चुकी थी। और इसकी खुदकुशी से भी गजलान शाह खुश नहीं था क्योंकि वो तो बर्बाद हो चुका था, अब कैसे खुश रह सकता था। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वो जो खुद को अब अकेला समझ रहा था, बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में एक लड़की नूर बनकर आने वाली थी जो उसे वापस हंसना सिखाने वाली थी, अपनी शरारतों से उसे जीने पर दोबारा मजबूर करने वाली थी। खूबसूरत औरत खूबसूरती की वजह से बर्बाद नहीं होती, कुछ हसीन मर्द भी बर्बाद होते हैं इस खूबसूरती की वजह से। इन्हें अपनी खूबसूरती का अजाब की तरह लगती है जैसे मुझे लगती है। रोज़ दिन और रात जब मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ, माजी की यादों से निकल कर वो अपने सीने से लगी नूरे हरम से कहने लगा। उसकी आवाज़ में इंतहा की तकलीफ थी जो नूरे हरम से छुपी ना रह सकी। शाह साईं, आपका माजी इतना दर्दनाक है, मैं भी यही सब कुछ महसूस कर रही हूँ जब आपने अपने बाबा और दोस्त को खोकर महसूस किया था। और मुझे तो इस शहरयाल बख्श शाह पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने दोस्त को होकर आप पर शक किया। दिल चाह रहा है हम इस इंसान को जान से मार दें जिसने दोस्त होकर आप पर यकीन नहीं किया। उसे सबसे ज़्यादा नफरत शहरयाल बख्श शाह से हो रही थी, इस वक्त हो रही थी इस लड़की से भी ज़्यादा जिसने इसके शाह पर तोहमत लगाई थी। नूरे मेरी जान, हमने कहा था ना कि हम हमसे हमारे माजी जानने की जिद मत करें। देखें अब आप गुस्से में आकर इन सब को मारने की बात कर रही हैं जो अब मेरे लिए ज़िंदा होते हुए भी मर चुके हैं। गजलान साईं की नीम आंखें पर वो उठी और इसके भीगे पलकों पर अपने लब रख गई और फिर वो सर उसके सीने पर रख कर उसे अब समेट का सहारा देने लगी। गजलान शाह उसे अपने साथ लगाकर आंखें मूंद गया। शाह साईं, अच्छा हुआ वो लड़की खुद ही मर गई, वरना अब हम उसे इतनी भयानक मौत देते कि उसकी रूह तक कांप जाती। उसने कैसे मेरे शाह साईं पर इल्ज़ाम लगाया, कैसे मेरे मासूम साईं को सबकी नज़रों में गिराया। नूरे हरम उसके सीने पर सर रखे मीरा बेग के लिए नफरत से सोचती हुई बोलने लगी, वाकई अगर वो लड़की इस वक्त जिंदा होती तो नूरे हरम के टॉर्चर का शिकार होती और शायद मर भी जाती। नूरे, मैं उसे खुद इसी तरह मारना चाहता था क्योंकि मैं अपने हाथों से उसके गुंदे खून को रंगना नहीं
चाहता था। वो उससे अपनी आगोश में लिए इसी तरह आंखें मूंदे हुए संजीदगी से कहने लगा। उस रात वो अपने दिल से वो भारीपन को उतरते हुए महसूस करने लगा जो इसके दिल में था, जिसकी वजह से वो रोज रातों को उठकर रोता था। पूरे 1 साल बाद गजलान साई ने पैंट शर्ट पहना था, वो भी अपनी गुस्ताख और जिद्दी बीवी के मजबूर करने पर, वरना वो तो दुनिया के सभी खुशी से कब का मुंह मोड़ चुका था। लेकिन इस गुस्ताख लड़की की वजह से वो वही सब कर रहा था जो वो पहले किया करता था, वही खाना खाता था जो 1 साल पहले खाया करता था, और वही कपड़े पहनने लगा जो वो पहले पहना करता था। बस बदला नहीं था तो नूरे हरम से इसका अपना आप जनाब वाला लहजा, क्योंकि जब वो उसे टोकती थी तो वो बस खामोशी से सिर्फ उसकी सुनता था, कहता कुछ नहीं था। वो कैसे उसे बताता कि वो अब उस तरह बात नहीं कर सकता था जिस तरह पहले किया करता था। खालिस उर्दू सलार को पढ़ना बेहद पसंद था। वो उर्दू सिर्फ उसी वजह से नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके सलार को बहुत लगाव था खालिस उर्दू से। इस तरह बात करते हुए गजलान शाह को बहुत खुशी महसूस होती थी कि वो अपने दोस्त सलार को तो इस बीच उर्दू की वजह से वो तो महसूस कर सकता था। शाह साईं, आप लड़कियों की तरह शायद क्यों कर रहे हैं? बी ब्रेव, जाना बहादुर बने बहादुर, क्योंकि आप नूरे हरम के हैंडसम एच भी हैं। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो लड़कियों की तरह शर्माकर अपनी तंग शर्ट को दुरुस्त करने लगा, तो कभी तंग सी जीन्स को देखकर वो डरने लगता कि वो इसमें ठीक लग तो रहा है या नहीं। नूरे हरम ये इसकी फिक्र और उस सुर्ख चेहरे को देखती शरारत से आगे बढ़ी और जोर से उसकी कमर पर हाथ मारकर वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई, तो उसको अपनी जाने मुतवज्जो देख उसने शरारत से अपनी एक आंख दबाई। एच बी। गजलान साई के हाथ इसके एच बी कहने पर अपनी शर्ट को दुरुस्त करते ठहर गए और नजरें हैरत से फैल कर रह गईं, क्योंकि ये लड़की अब उसे रोज एक कोई नया नाम देती ही रहती थी। आज एक और नया नाम। हाँ ना, आप मेरे एच बी हैं। एच बी से मतलब आप मेरे हिब्बी हैं। नूरे हरम ने मैनी खेजी से कहा। नूरे, आप ना एक काम करें, मुझे इसी तरह रहने दें जो मैं हूँ। ये लिबास हमें आरामदेह नहीं लग रहा, हम उसे अभी बदल कर आते हैं। वो पैंट शर्ट में सख्त आरामदेह महसूस कर रहा था। बेचैरगी से कहता वापस वॉशरूम की जाने बढ़ा तो नूरे हरम तेजी से आगे बढ़ी और पीछे से उसे हक करती रोकती हुई आगे बढ़ने से रोक गई। शाह साईं, आप पैंट शर्ट में ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। अब से आप इसी तरह की ड्रेसिंग करेंगे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो कसम से आपकी वो सेक्स पैक वाली सेल्फी को हम अपनी इंस्टा की आईडी में डाल देंगे, और आप अच्छे से जानते हैं कि हम ज़बान के कितने पक्के हैं। वो अपनी इस बात पर उसे शॉक्टेड कर गई। वो तेज़ी से मुड़ा और उसे शानों से पकड़कर फटी आंखों से उसकी शहद रंग शरारत से चमकती आंखों में देखने लगा। गुस्ताख लड़की, कहाँ है वो तस्वीर? दिखाए हमें, वरना वरना हम आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और आप जानती हैं कि हम भी अपनी ज़बान के कितने पक्के हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर आखिरी धमकी भरा मैनी खेज बोझल लहजा नूरे हरम को सख्त खौफजदा कर गया। चले शाबाश तानी जी, अच्छी लड़की की तरह आप अपना मुंह खोलें, वरना हमने जुनून और शदीद गुस्से की हालत में आकर आपको जिस अंदाज में खिलाया ना, वो आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मरोसा को यहाँ रहते हुए 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था। दस्तगीशा रोज़ उसके लिए खाना लाता था, लेकिन वो सख्त गुस्से की वजह से खाने से साफ इनकार कर देती थी, तो वो उसे ज़बरदस्ती खिलाता था। मगर आज वो उसकी ज़बरदस्ती करने पर गुस्से से अपना मुंह सख्ती से बंद करके निवाला मुंह में जाने का रास्ता बंद कर गई थी। इसको ये करते हुए देख दस्तगीर शाह को शदीद गुस्सा आया। उसने उसे थोड़ी से सख्ती से झगड़ कर शदीद गुस्से से धमकी देते हुए कहा, आप शायद हमें वो अमल करने पर मजबूर करवा रही हैं जिसे करते हुए हमें बहुत मज़ा आता है, और आपको गुस्सा। वो यकदम से उसके पास आपस में सख्ती से जबड़े लबों को अपनी उंगली से छूकर उसे इस अमल की जाने मौबूल करवाने लगा, जिसे समझकर वो सख्त खौफजदा होकर अपने लब खोल गई। शाबाश, ये होती है ना अच्छी लड़कियों वाली बात। अगर आप इसी तरह मेरी बात मानेगी ना तो आप इन 9 माह में खुश रहकर यहाँ अपने 9 माह गुजार पाएंगी, वरना आपने अगर हमें गुस्सा दिलाया ना तो आप तलाक को भूल जाएं, क्योंकि हम आपको सज़ा के तौर पर अपनी बीवी के हैसियत से अपने पास रखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो इसकी थोड़ी को झटके से उंगली से उठाता गहरे लहजे में बोलता उसे शॉक्टेड कर गया। आप इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमारा जब दिल चाहेगा हम खा लेंगे। खुदा के लिए बार बार हमें खाने का मत
कहिए, वरना हम सच में कुछ ऐसा कर लेंगे कि आपका बच्चा नहीं रहेगा इस कोख में। शदीद नफरत से कहती, उसे गुस्से से पागल करके उसके सर पर जुनून सवार करती। अब शदीद गुस्से से उसे घूर रही थी कि तभी वो गुस्से से उसकी लहजते लबों पर अपने लब रखकर उसकी सांसों पर काबिज होने लगा। वो उसे उसके बच्चे के फिर से नफरत से नाम लेने पर उसे इस बात पर सजा देने लगा। वह पीछे हटे, अपने हाथ उसकी मजबूत कंधों पर रखती, उसे खुद से दूर करती हामती हुई बोली, हमने कहा पीछे हट जाए, वरना सच में हम आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे। वो बुरी तरह से चलती, अपनी धड़कनों को संभालती। वो उसके दूर हटते ही सामने बेड साइड टेबल के ऊपर रखे फ्रूट के बास्केट से चाकू उठाकर शदीद गुस्से से वो चाकू अपनी पेट की ऊपर रखती उसे धमकी देने लगी, इस चाकू को नीचे फेंकिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मरोसा दस्तगीर शाह, हम कसम खा कर कहते हैं आपसे कि अगर आपकी वजह से हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना तो हम आपको गला दबा कर मार देंगे। हम आपसे इश्क करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर नाजायज़ बात पर हम खुश होकर आपको अपने गले से लगाएंगे। बस अब बहुत हो गया, हमने बहुत कर ली आपसे नरमी। पहले आपने हमारी मोहब्बत देखी है, अब आप हमारी सख्ती भी देखेंगी। वो आगे बढ़कर झपट कर उससे अपनी मजबूत गिरफ्त में कैद करता शदीद गुस्से से सुर्ख होती अपनी आंखों को उसकी नीली नफरत से भरी आंखों में गाड़ कर गराते हुए बोला, तो मार देना हमें, हमारी भी जान छूट जाएगी आप जैसे घटिया इंसान से और इस गजालत के ढेर से जो हमारे पेट में पल रहा है। वो नफरत में इतनी जल रही थी, इस वक्त शायद होश में नहीं थी, जो अपने ही बच्चे को गलासत कह रही थी, मारने की बात कर रही थी। हमने कब घटियापन की थी, हाँ, जो आप हमें घटिया कह रही हैं मिस मरोसा शाह। वो गुस्से से उसे बेड पर धक्का देकर गिराते हुए खुद उसके ऊपर झुकते हुए उसके दाएं और बाएं जानिब अपने दोनों हाथ रखकर सर्द लहजे में पूछने लगा, सच सुनना चाहते हैं ना कि आपने कब हमारे साथ घटियापन किया, तो सुने। उस दिन आपने पैसों से हमें खरीदा था, ये निकाह तो एक ड्रामा है, सिर्फ एक ड्रामा। आपने हमारे साथ खेलने के लिए हमें इस्तेमाल किया था। उस दिन सिर्फ एक रात गुजारने के लिए आप इतना कैसे गिर सकते थे, और अब अपने कारनामे के सामने आने से आपने डरते हुए, अब दस्तगीर आलम शाह, आपने मुझे यहाँ कैदी बना कर रखा है, सिर्फ एक कैदी। उस दिन के मनाजिर को सोचती वो नफरत से दस्तगीर शाह को देखती हुई बोली। उसके दिल में अब इतना जहर भर चुका था कि अब दस्तगीर शाह की मोहब्बत भी शायद उस जहर को ख़त्म नहीं कर सकती थी। वो इतनी बदगुमानी में उसके साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा रही थी, और ये बात उसे अभी नहीं, जब पता चलेगी, जब उसके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, वो सब कुछ खोकर तब समझ पाएगी कि वो अपनी बदगुमानी से क्या खो चुकी है। मरोसा शाह, आपने हमारे बारे में इतना घटिया सोचा कि क्या हम आपको एक हौस परस्त इंसान लगते हैं? हाँ बताएं, क्या हम ऐसे लगते हैं आपको? हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि हमें एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई जो एक छोटी जहानियत की मालक है। उस दिन हमने आपकी इज्जत बचाने की खातिर आपसे निकाह किया था, ना कि अपनी हौस को पूरा करने के लिए। हम अब कसम खा कर कहते हैं हम आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। बस हमारा बच्चा पैदा होते ही हम आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। वो यकदम उसे खुद से ऐसे दूर कर गया। अब दोनों के तासर एक जैसे थे, जज्बे एक जैसे थे। नफरत अंगेज आंखों में उनकी नफरत को जाहिर कर रही थी, उनके लबों की थरथराहट भी नफरत को शिद्दत से बयान कर रही थी। तेज सांसों की गरमाश में भी उन दोनों की दुश्मनी जाहिर कर रही थी। कैसा इश्क, ये कैसा जुनून है, माही बेकरारी में तू ही करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास हो रबा। जाने ये कैसा है प्यार, दूर रहकर तू मुझ में है ये रबा। जाने ये कैसा प्यार है, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने। तुझसे है हंसी, तुझसे है उदासी, कश्मकश है रब्बा, रूठी हो फिर भी राजी। मरोसा शाह की प्रेगनेंसी को 2 माह पूरे हो चुके थे। दस्तगीर शाह उससे उस तरह बात नहीं करता था जिस तरह पहले किया करता था। वो अब उसे खाना देकर खामोशी से वहाँ से चला जाता था। उसकी खामोशी मरोसा को सख्त खटक रही थी, उसी वजह से वो चिड़चिड़ी होकर रह गई थी। यहाँ अकेले रहकर जहनी दबाव का शिकार बनती जा
जा रही थी। सख्त जहनी दबाव की वजह से वो सर में अक्सर दर्द, शदीद दर्द महसूस करने लगी थी। उसका सर दर्द से फट रहा था, उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो सर पकड़े किचन की जाने बढ़ी और सभी दराज को खंगाल कर देखने लगी। फिर एक दराज में उसे एक टेबलेट की छोटी सी बोतल नजर आई तो उसने वो हाथ हाथ आगे बढ़ाकर उठा लिया और बिना टेबलेट नेम पड़े वो बोतल के ढक्कन को खोलकर एक साथ ही बहुत सारी गोलियां निकाल कर वो अभी अपने लबों से इन्हें लगा ही रही थी कि पीछे से दस्तगीर शाह ने आकर उसे सख्ती से पकड़ा। मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं आप? हाँ, जो ये टैबलेट खा रही हैं। दस्तगीर शाह पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर अपना सर उसकी गर्दन पर रखे तीखे लहजे में पूछने लगा, जबकि वो उसे पूरे 2 माह अपने इतने करीब महसूस करती अपने सर दर्द को दूर होते हुए शिद्दत से महसूस करने लगी। छोड़े हमें। अपनी गर्दन पर गर्म सांसों की तपिश को महसूस करती वह शर्म से सुर्ख पड़ती जोर से हिलती हुई उसे दूर करने लगी, जबकि दूसरी तरफ दस्तगीर आलम शाह की आंखों में वो पहली वाली मोहब्बत भरी गर्मी नहीं रही थी जो उसके करीब आती उसकी आंखों में हुआ करती थी। इस वक्त इसकी आंखें किसी भी एहसास से आ रही थी, अब सिर्फ सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। नफरत की चिंगारियां जल बुझ रही थी। सब कुछ खत्म करने के बाद अब मरोसा शाह के लिए इसके दिल में सिर्फ नफरत के दीप जल रहे थे जो उसी के बदौलत ही जल रहे थे, उसकी नफरत अंगेज लफ्ज़ों की वजह से। हम छोड़ देंगे तो आप अपनी खता को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे देंगी ना मोहतरमा मुरस्सा दस्तगीर आलम शाह? पीछे से उसकी नफरत अंगेज सांसों की तपिश से उसकी गर्दन बुरी तरह से जल रही थी। दस्तगीर आलम शाह पीछे से उसके दराज रेशमी बालों को झटके से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर जो उसकी गर्दन पर पड़े हुए थे आगे की तरफ करते बेसाख्त नीचे झुका और अपने दमकते लबों से गुलाब जैसी नरम व मुलायम नाजुक गर्दन को छूने लगा। नहीं, हमारा सर दर्द कर रहा था तो हम टैबलेट ढूंढ रहे थे। हमें ये टैबलेट नजर आई तो हमने बिना नाम देखे इस टैबलेट को उठा लिया। प्लीज हमें छोड़ें। वो धमकते लबों की तपिश से डरती तेजी से बोली। दस्तगीर आलम शाह गर्दन से अब नीचे कंधों की जानिब बढ़ा और अपना बेदर्द लम्स वहां छोड़ने लगा। अब उसके लम्स में वो नरमी भी नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी और ये बात मरोसा भी महसूस कर सकती थी। पता है मरोसा दस्तगीर आलम शाह, अब हमें एतबार नहीं रहा आप पर। हम कैसे यकीन कर लें कि इस वक्त आप हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी? नाजुक कंधों पर लबों की बेदर्दी भरी जसातों को छोड़ वो उसे अपनी जानिब करता शर्म की लाली लिए सहमी नीली कांच में वो अपनी स्याह कांच को गाड़ता साध लहजे में कहने लगा, हम सच कह रहे हैं, हमने टैबलेट नीम नहीं देखा था। अब वो अब रोज की तरह डरने लगी थी इसको जालिम बनते हुए देख कर जो इसके करीब बेहद करीब आकर उसे अपने से लगाकर उससे और भी खौफजदा करने लगा। हम यकीन कैसे करें? आप हमें यकीन दिलाएं, शायद हम यकीन कर लें। वो उसे छोड़कर पीछे वहां रखे छोटे से डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए सख्त लहजे में कहता उसे देखने लगा। हम कैसे यकीन दिलाएं आपको? वो कुर्सी पर शान से बैठे शख्स को की सुर्ख आंखों में झांकने से परहेज करती तेजी से बोली। दस्तगीर आलम शाह उसे नजरें नीचे झुकाए हुए देखकर सख्त गीर नजरों से उसे घूरने लगा। ये टैबलेट कूड़ेदान में फेंक कर मरोसा दस्तगीर आलम शाह अपने हाथ में थामी टैबलेट को आगे बढ़कर वो उसे देखते हुए कहने लगा। वो टैबलेट इसी वक्त मरोसा से ले चुका था जिस वक्त वो यहाँ आया था। ठीक है, ये कहती वो तेजी से आगे बढ़ी और उसके हाथ से टैबलेट लेकर मुड़ी तो दस्तगीर आलम शाह ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी नाजुक कमर के गिर्द आहिस्तगी से हायल की और बेशक उसे खींचकर अपनी गोद में गिराकर उसके हाथ से टैबलेट लेकर टेबल पर रख दी। फिर उसे अपनी गोद में लिटाकर बतूर उसके सीने से पसीने से भीग रहे चेहरे को देखने लगा। आप अब हमें यकीन कभी भी दिला नहीं सकती हैं। इस तरह करके अपनी ताकत को वेस्ट मत करें, अभी आप बहुत कमज़ोर हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे बच्चे पर कुछ बुरा असर पड़े। वो उसे देखते हुए बाज़ेर नरमी से कह रहा था, लेकिन उसका लहजा बहुत सख्त और वार्निंग देता हुआ था। मरोसा शाह को वो झटके से खुद से दूर करता कुर्सी से उठा और किचन से बाहर निकल गया। वो अब उससे सख्त बेरुखी से बात करता था
तो क्यों वो तकलीफ महसूस करती थी, क्यों दिल में एक दर्द सा जाग उठता था उसकी बेरुखी की वजह से। मामूल के मुताबिक ग़ज़लान साईं रात के 11 बजे अपनी हवेली में दाखिल हुआ तो घुप अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। वो इख्तियार से कदम बढ़ाता, अंदाज़ा लगाता सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। तभी एक लाइट रोशन हो गई जो आहिस्ता दो तरफ लाइंस की सूरत इख्तियार करते हुए उसके लिए रास्ता बनाने लग गई। वो इसी लाइन को फॉलो करता उस जाने बढ़ने लगा। जहाँ कदम रुकते रुकते वो उस जाने पहुंचा जहाँ लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। ग़ज़लान साईं, माई लाइफ, माई possession, my heaven, my soul and my everything। लॉन में इसके आते ही सारी लाइट्स मद्धम होकर बंद हो गई थी। तभी वो सुर्ख गाउन में जो इसके पैरों को छूकर उसके गोरे गोरे पैरों को छुपा रही थी मुबलिस सामने आई तो वो उसे इस रूप में देख वो मोहब्बत रह गया। उसकी नज़रें सीन चेहरे से होती उसकी गर्दन पर ठहर कर रह गई, क्योंकि गला डीप होने की वजह से उसकी सफ़ेद सराईदार गर्दन टिमटिमा रही थी। पुरसोस रात और सामने खड़ी हुस्न की देवी दोनों मिलकर उसके होश गंवाने का सामान कर रही थी। वो उस हुस्न की मलका की गहरी और प्यार की गर्मी से भारी होती आवाज़ सुनकर कदम मजीद आगे बढ़ाकर उसके पास पहुंचा और उसे कमर से पकड़कर उसे अपने साथ लगाता गौर से सजे लॉन को देखने लगा। गुस्ताख लड़की, ये इतना एहतमाम किस खुशी में किया? आज कोई ख़ास दिन है आपके लिए? वो गंभीर आवाज़ में कहता उसकी नीम परेशानी को छू गया। शाह साईं, हमारी सभी रातें ख़ास हैं। आज हमने सोचा हम कुछ अलग करते हैं, आपको खुश करने के लिए आए, पहले कुछ खाते हैं। वो इसकी बाहों में मुकीद थी, कहती हुई कदम आगे बढ़ाकर उसे लेकर डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ी जो उसने मुलाजमीन के साथ मिलकर यहाँ सजाया था, और लॉन की सजावट भी उसने इनके साथ मिलकर किया था। ये क्या बनाया है आपने? मटन कढ़ाई देख वो झटके से उसे अपनी बाहों से निकाल कर पीछे हुआ और परेशानी से प्लेट में उसे वो मटन निकालते हुए देखने लगा। शाह साईं, मटन कढ़ाई? आप रोज़ वो हरी घास फूस खाकर थक गए होंगे, यही सोचकर हमने आपके लिए ये मटन कढ़ाई और बीफ कौरमा बनवाया है ताकि आज आप कुछ अलग खाएं। वो उसकी जानिब देखे बगैर प्लेट में बीफ कौरमा और मटन कढ़ाई निकालती हुई कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ ग़ज़लान साईं का चेहरा दोनों मीट को देखकर जद पड़ रहा था। नहीं, हमें ये नहीं खाना। वो ताज्जुब से प्लेट में उन पकवानों को देखते हुए उससे कहने लगा तो नूरे हरम उसकी कमज़ोर आवाज़ पर तेज़ी से पीछे मुड़ी और उसके जद हो रहे चेहरे को हैरत और परेशानी से देखने लगी। शाह साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो उसे खुद से पीछे जाते हुए देखती तेज़ी से आगे बढ़ कर उसे थामती हुई परेशानी से पूछने लगी, जो अब नज़रें नीचे झुकाकर उसे सख्त नज़रों से घूर रहा था। गुस्ताख लड़की, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर इन मासूम जान को इस तरह हमारे सामने पेश करने की? हाँ। वो यकदम से उसे सख्ती से शानों से पकड़कर गुस्से से उससे पूछने लगा, व्हाट? शाह साईं, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन मासूम है और किस को हमने आपके आगे पेश किया है? हमें समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। वो फटी आंखों से उसे इतने गुस्से में देख पूछने लगी, वाकई उसे किसकी बात की समझ में नहीं आई कि वो कह क्या रहा है। यहाँ कभी किसी मासूम जान को इस हवेली में तकलीफ नहीं पहुँचा, आज गुस्ताख लड़की आपकी वजह से इन्हें पहुँचा है। वो सख्त तैश में आता उसे बुरी तरह से झंझोड़ कर कहने लगा तो नूरे हरम अब कि इसकी बात समझ गई कि वो मासूम किसे कह रहा था। शाह साईं, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ गोश्त ही तो है जो हर इंसान खाता है, जो अल्लाह ने सेहतमंद रहने के लिए हमारे लिए हमें इस नेमत से नवाजा है, तो फिर हम कैसे इनकार कर सकते हैं इस नेमत से? और आप मासूम क्यों समझते हैं जानवर को? वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अब आप गाय को ही देख लें, जब वो आपकी तरह गुस्से में आ जाए ना किसी को नहीं छोड़ती, जैसे आप इस वक्त मुझे नहीं छोड़ रहे। वो संजीदगी से कहती आखिर में शरीर लहजे में बोली, हमें पता है, मगर हमें जब गांव वालों ने कुत्ते की तरह इस जेल में डाला था ना, तब से हमें जानवरों से बेहद लगाव हो गया था। हमें हर जानवर अपना सा लगने लगता है। इन सब को हमारी नज़रों से हटाओ, हम अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकते। वो नीम आंखों से प्लेट में सजे इन मासूम जानवरों की जगह खुद को शिद्दत से महसूस करने लगा। उसे वो दिन याद
याद आने लगे जब वो उस अंधेरी काल कोठरी में अपने दिन रात गुजारा था। वो यही सब सोचता तेजी से लॉन से बाहर निकला, जबकि नूरे हरम आंखों में नमी लिए इन सब लोगों के लिए दिल में नफरत की चिंगारियां लिए सबको ख़त्म करने के लिए बेताब होने लगी। अब वो अपने साईं की महरूमियों का बदला इन सब से लेना चाहती थी, इन्हें भयानक सज़ा देकर। शरियाल बख्त शाह, अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। वैसे किस अंधे ने तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनाया होगा? लगता है वो अक्ल से पैदल था, जभी तो तुम्हें इस कंपनी की जिम्मेदारी सौंप गया, वरना तुम जैसे दूसरों की बातों में आने वाले को कोई पागल ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी ना दे। वो पूरे 2 दिन से शरियाल के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रही थी। सिर्फ अपने शाह साईं पर यकीन ना करने की वजह से वो उसे ऐसी सज़ा देना चाहती थी कि उसे हमेशा याद रहे कि उसने किस पर भरोसा ना किया और किस पर इतने बुरे इल्ज़ामात लगाए। जब वो सारी इंफॉर्मेशन जमा करने में कामयाब हुई तो यहाँ उसकी कंपनी के आगे खड़ी हो गई। अब उसे इंतज़ार था तो अपनी टीम का, जो इसके बचपन के दोस्त थे, एजेंट एन। वो गौर से सामने शरियाल बख्श शाह के ऑफिस के बुलंद इमारत को देख रही थी। पीछे से अपना कोड वर्ड्स में नाम सुन वो तेजी से पीछे मुड़ी तो सामने एक अपने से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी लड़की और 17 साल लड़के को देख वो खुशी से चीखती हुई आगे बढ़ी और इन दोनों को गले से लगाकर उछलने लगी। वो लड़की का नाम लेने ही वाली थी कि लड़की ने उसे आंखों से आंखें दिखाई तो वो हंसती हुई अपनी अधूरी बात को दोबारा शुरू करती हुई कहने लगी, एजेंट एम, एजेंट एस, पहले तो दोनों अपना चेहरा ढांप लो ताकि वो हमें पहचान ना सकें। और एजेंट एस, तुम इसके नेम प्लेट को ख़राब करोगे और मैं न्यूज़ रिपोर्टर के सामने खड़ी होकर इसके कारनामे चीख चीख कर सबको सुनाऊंगी। सबको इसकी असलियत से आगाह करूंगी जो इस कंपनी से प्रोडक्ट्स लेता है। इन्हें डराऊंगी ताकि इस अंधे बेगैरत शख्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। उसे इन्फॉर्मेशन में ये पता चला था कि शरियाल बख्श शाह की कंपनी मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती है और वो एक प्लान के तहत यहाँ आई थी। अब अपना चेहरा मेकअप से बेहद स्याह किए खड़ी वो इन दोनों को समझा रही थी। एजेंट एन, आई एम रेडी। एजेंट एस ने मैनी खेजी से मुस्कुराकर पुरस्कार लहजे में नूर हरम को देखते हुए कहा, वेरी गुड माई टारगेट ब्रो। उस लड़के के कंधे पर प्यार से थपकी देकर वो अब लड़की की तरफ मुतवज्जो हुई जो सब न्यूज़ चैनल वालों को कॉल कर रही थी। एजेंट एन, सब कुछ रेडी है, कुछ देर में सभी न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, जब तक अपना ड्रामा शुरू कर दो। वो लड़की संजीदगी से बोली। इस वक्त नूरे हरम को पता नहीं क्यों उसे इस लड़की की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो यकदम से परेशानी से आगे बढ़ी, एजेंट एम, आर यू ओके? नूरे हरम की नज़रें उसके चेहरे पर परेशानी से गड़ी हुई थी, जबकि वो लड़की बेजारी से उसे देखते हुए वहां से जाने का इशारा करने लगी। आई एम फाइन, तुम जाओ और अपना चार्ज संभालो। लड़की की बात पर वो तेजी से संजीदगी से उस जाने बढ़ी जहाँ न्यूज़ चैनल वाले इकट्ठा हो रहे थे, जबकि वो लड़की अब चेहरे पर बेजारी की जगह सौगारी सजाए पास पड़े एक बेंच पर जा कर बैठी। एस शाह प्रोडक्शंस को बंद करो, बंद करो। हाथ में बैनर्स उठाकर वो गला फाड़ फाड़ कर शरियाल बख्त शाह के ऑफिस के बाहर खड़ी न्यूज़ चैनल के साथ साथ आवाम को भी जमा करने में कामयाब हुई थी। अगर आप भी इस सफ़ेद रंगत के बजाय हमारी स्याह रंगत की तरह काला रंग चाहते हैं जो इस एस शाह प्रोडक्ट्स की बदौलत मुझ गरीब को मिला है, तो आकर इस प्रोडक्ट्स को खरीदें। अगर नहीं चाहते तो यहाँ आकर हमारे साथ दें, हमें इंसाफ दिलवाने में हमारी मदद करें। वो चीख चीख कर रोती हुई बोली, मिस, क्या ये आपकी रंगत सच में इस एस शाह प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की वजह से हुई है या बात कुछ और है? एक न्यूज़ एंकर ने आगे बढ़कर इसके आगे माइक करते हुए पूछने लगा तो वो पहले उसे बेबसी से देखने लगी और वो इस वक्त इतनी खूबसूरती से एक्टिंग कर रही थी कि वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को उस पर शक नहीं हो रहा था कि वो नाटक कर रही है। दूसरी अक्सर उसकी मेकअप से पूरा कर दिया था दूसरी कसरत तो उसकी मेकअप ने पूरी कर दी थी, जो इतनी महारत से किया गया था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेकअप है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो एस शाह प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ था। सुर्ख और स्याह, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हमारी ये स्याह रंगत हमने जान बूझकर ऐसी बनाई है? भला कौन अपना चेहरा बिगाड़ सकता है, वो भी तब जब रिश्ते आने वाले हो
رشتہ آنے والا ہو ہمارے لیے، کل ہمیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، اب ہم یہ سب بتائیں ہمیں اس سیاہ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ہائے! وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی زور زور سے چیختی ہوئی رونے لگی تو سبھی نیوز چینل والوں نے اس مناظر کو اپنے کیمروں کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف شریال بخش شاہ کو بھی نیچے ہو رہے تماشے کا پتہ چلا تو اس نے ٹی وی آن کر دیا اور سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو چیخ چیخ کر اس کے خلاف زہر اگل رہی تھی اور سب کو بزدل کر رہی تھی۔ سر، اگر اس لڑکی کا ہنگامہ ہم نے جلد سرد نہیں کیا تو ہمارے لیے بہت کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ لڑکی صبح سے یہاں کھڑی یہ ہنگامہ کر رہی ہے، اس کا سیکرٹری اسے بتانے لگا جبکہ وہ غور سے اس لڑکی کے نقوش کو دیکھ رہا تھا جو اسے کچھ جانے پہچانے سے لگے۔ تبھی دماغ میں ایک جھمکا سا ہوا، جلدی سے یہ لڑکی میرے آفس میں ہونی چاہیے ورنہ میں تمہیں فائر کر دوں گا۔ اگر مجھے یہ اپنے آفس میں نہ ملی تو وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے اٹھا اور میٹنگ روم کی جانب بڑھا کیونکہ اس وقت اس کا ایک ضروری میٹنگ ہونے والی تھی۔ ایجنٹ ایس، جو شریال بخش شاہ کے آفس میں داخل ہوا تھا، سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے نیم پلیٹ کو دیکھ وہ شریر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر آگے بڑھا۔ اس وقت وہ ایک کلینرز کے کپڑوں میں مبلس وہاں کی صفائی کرنے لگا۔ جب باری ٹیبل کی آئی تو وہ تیزی سے پیچھے مڑا اور جا کر دروازہ بند کرتے ہوئے ٹرالی جو وہ بڑے ہی مشکل سے آفس کے اندر گھسیٹ کر لایا تھا اس میں سے اپنے ڈاگ کی غزالت کو دستانے پہن کر اس کے نیم پلیٹ پر پھیرنے لگا۔ شریال بخش شاہ کے آفس روم میں یکدم سے گندی بدبو پھیلنے لگی۔ ایجنٹ ایس نے اپنا کام ختم کیا اور ٹرالی گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا کہ تبھی روم میں شریال بخش شاہ کا سیکرٹری اور نور حرم داخل ہوئے تو نور حرم کو دیکھتا وہ وکٹری کا نشان دے کر باہر نکلا۔ جی، یہ کس چیز کی بدبو ہے یہاں؟ یکدم سے نور حرم ناک پر ہاتھ رکھتی ناگواری سے بولی، میں دیکھتا ہوں۔ سیکرٹری نے روم کے چاروں طرف میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا تو نور حرم نے ٹیبل کی جانب بڑھ کر شریال بخش شاہ کے نام کی پلیٹ پر وہ گندگی دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اس سیکرٹری کو دیکھا۔ لگتا ہے تمہارے باس کو گندگی بہت پسند ہے، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی اندر داخل ہوتے شریال بخش شاہ کے دل میں آگ لگا کر رکھ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے گندگی پسند ہے یا تمہارے اس شوہر کو؟ ہاں؟ وہ شدید غصے سے روم میں داخل ہو کر اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ نور حرم نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے روکا۔ ہمیں ہاتھ لگانے کا حق صرف ہمارے شاہ سائیں کو ہے، ہر ایرے غیرے کو نہیں، سمجھے؟ اور خبردار جو ہمارے شاہ سائیں کے بارے میں کچھ کہا تو ہم اس آفس کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے شریال بخش شاہ تمہیں۔ وہ شدید غصے سے اسے قیدی پیچھے اس کے نیم پلیٹ کو انگلی سے اس طرح اٹھا کر جس سے اس کی گندگی کی وجہ سے اس کے ہاتھ گندے نہ ہو اسے تمام نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ نیم پلیٹ کی حالت دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے شاہ سائیں کے اوپر اس جھوٹی لڑکی کے الزام نہ ہٹائے تو ہم تمہاری حالت بھی اسی طرح کر دیں گے۔ نیم پلیٹ پر لگی گندگی کو دیکھ شریال بخش شاہ کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ خود پر ضبط کرتا شدید غصے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اگر تمہارا شوہر بے قصور ہے تو خود ڈھونڈ کر لاؤ نا کوئی ثبوت، وہ بھی صرف ایک ہفتے کے اندر، ورنہ جو اس نے سب گاؤں والوں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، وہ میں سب کو بتا دوں گا، پھر اس کے ساتھ تم بھی زندہ نہیں رہو گی۔ وہ اسے یکدم سے ثبوت ڈھونڈنے کا چیلنج دینے لگا جو وہ سوچے سمجھے بغیر اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتی اسے دیکھنے لگی۔ منظور ہے ہمیں، اگر ہم ثبوت لے کر نہیں آیا، اپنے شاہ سائیں کی بے گناہی ثابت نہ کر سکا تو تم ہمیں خود مار دینا، لیکن ہمارے شاہ سائیں کو تم کچھ بھی نہیں کرو گے ورنہ ہم مر کر بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر شدید غصے سے بولی تو وہ بھی اسے سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہوگی جبکہ شریال بخش شاہ کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ ہار جائے گی، لیکن آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مطلب اس کی اتنے دنوں کی خوفزدگی کا وجہ یہ حلیہ تھا، وہ 2 دن سے دیکھ رہا تھا اسے کچھ چھپاتے ہوئے۔ جب بھی وہ اپنے ڈیرے سے واپس آتا تھا تو وہ کوئی چیز الماری میں تیزی سے چھپاتی تھی۔ بیڈ روم میں اس کے قدم رکھتے ہی جیسے وہ کسی بات کو لے کر ڈر جاتی تھی اور خواہاں صاف بیڈ روم کو اور بھی زیادہ چمکانے لگتی تھی۔ آج مگر
आज, मगर आज वो सिंध के गुजरात के कल्चर के लिबास में ज़ेबतन थी, बिल्कुल गुजरात की औरतों की तरह। साड़ी पहनने, कलाइयों से ऊपर तक सफ़ेद चूड़ियाँ और माथे पर टीका और नाजुक नाक पर एक नथनी जिसकी लड़ी कान तक जा रही थी और लंबे स्याल बाल कमर पर गिरे हुए थे। नूरे, चल क्या रहा है आपके दिमाग में आजकल? वो संजीदगी से कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। वो जो सर झुकाए खड़ी थी उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख एक लम्हे को अपनी आंखें बंद कर गई। फिर जब उससे एक शरारत सूझी तो झट से आंखें खोलती अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर करती उससे मैंने खेजी से देखने लगी, जो उसकी बेबाकी पर सटपटा कर रह गया क्योंकि उसकी गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। वो तेजी से अपनी नजरों को उस पर से हटा गया। वो अपने शर्मीले शौहर का अच्छे से जानती थी। अब वो जो करने जा रही थी वो उसे बताना नहीं चाहती थी, राज रखना चाहती थी, जो अभी अचानक उसके दिमाग में आया। वो उसके सवालों के जवाब देने से बच सकती थी, जो वो सदा की बेबाक लड़की हमेशा अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से शाह साईं के दिमाग से वो सवाल निकाल देती थी जो शाह साईं उससे पूछने वाला होता था। इस वक्त भी यही हुआ था। उसकी बेबाकियत से उसका सारा ध्यान उस पर से हट चुका था। अब वो नजरें नीचे झुकाकर खड़ा था, तभी वो अपने मजबूत कंधों पर एक नरम हाथ का लम्स महसूस करता नजरें ऊपर उठा गया तो सामने उसे अब पल्लू नीचे गिराए खड़े देख वो इसकी आंखों में देखने लगा, जहां पर एक चमक टमटमा कर उसे और ज्यादा हसीन बना रही थी। शाह साईं, दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन इस नाजुक से दिल में आजकल सिर्फ मेरे शाह साईं की हुकूमत चल रही है। गहरी गहरी लहजे में कहती वो उंगली से उसके चेहरे पर निशान बनाती उसे गुस्ताखी करने पर बहकाने लगी। सिर्फ तुम्हारे शाह साईं की हुकूमत चल रही है इस नन्हे से दिल में, गुस्ताख लड़की? या फिर उसके दिल पर अपना हाथ रखकर वो दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोझल लहजे में पूछने लगा, सिर्फ हमारे शाह साईं की? उन्होंने हमें कहीं का छोड़ा है जो हम किसी और के बारे में सोचें? वो अपने नाजुक हाथ से उसकी कमीज के ऊपरी दो बटन खोलकर अपनी गुलाबी होंठ उसके सीने पर रखती हुई बोली, नूरे जहां, आप इस तरह करके हमें बहकाने में नाकाम हो रही हैं। हमारे जहन में अभी तक वही सवाल चल रहा है जो 2 दिन से मुसलसल चल रहा था कि हमारी मोहतरमा आखिर हमसे छुपा क्या रही है। उसको अपने सीने पर होंठ रखते देख वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, वाकई उसकी इन हरकतों से भी वो अभी तक होश में था, क्योंकि वो उस बात को जानने के लिए अपने होश खोने से खुद को बचा रहा था, इसके जाल में फंसने से खुद को बचा रहा था, और वो कामयाब भी हो रहा था। शाह साईं, हम तो कुछ भी नहीं छुपा रहे और आप बहक रहे हैं, और आपके बहकने की गवाही ये हमारी नाजुक कमर पर आपकी तंग गिरफ्त है। अपनी नाजुक कमर के गिर्द उसकी तंग गिरफ्त को महसूस करती गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट सजाकर शरीर लहजे में बोली तो इसकी शरारत से कहने पर उसने अपनी गिरफ्त और ज्यादा तंग की और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब तर करने लगा। मगर वो शरीर लड़की बजाय शर्माने के बड़ी ही बहादुरी से खड़ी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी कि अचानक से वो खुद ही उसके होंठों पर झुकी और अब वो फटी आंखों से उसकी शहद रंग आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे से दूर होती वो उसकी साख्त नजरों में शरारत से देखने लगी, जबकि वो बुत बना खड़ा उसे साख्त नजरों से देख रहा था। शाह साईं, हम आपकी इन बेबाक अदाओं से आपकी तरह बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। हम आपकी गुस्ताख लड़की जो है, और हमारी ज़िंदगी के 3 रूल्स हैं। एक, शरारत से ज़िंदगी को जीना, और दूसरे, अपने शाह साईं के साथ रोमांस दिल खोल कर करना, और तीसरा, अपने शाह साईं को खूब तंग करना। आखिरी लफ्ज़ उसने आंख दबाकर कहा। गजलान साईं उसकी बेबाक निगाहों और लबों पर मचलती शरारत भरी मुस्कुराहट को अब खड़ा जलती नजरों से घूर रहा था। वो इस गुस्ताख लड़की को सटपटाने और शर्माने पर मजबूर करने की बजाय उसे और ज्यादा बेबाकी और शरारत करने पर मजबूर कर देता था, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी बेबाकियत से उसका ध्यान इस सवाल से हटा चुकी थी जो वो थोड़ी देर पहले उससे पूछ रहा था, और वो इन सब से अपने शाह साईं को दूर रखना चाहती थी। वो उसे उसके माजी की तरह अब तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वो जो करने वाली थी वो ये जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन वो अपने शाह साईं के लिए खतरा भी मोल लेना चाहती थी।
गुले रायना मुसलसल अपनी बेटी आईनी के रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। आज वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और अब रात के 1:45 बज रहे थे और शरयाल बख्श शाह का कुछ पता नहीं था कि वो रात को इतनी देर तक बाहर क्यों है, और वो पता भी नहीं करना चाहती थी। एनी के सोते ही वो बाहर निकली और अपने रूम की जाने बढ़ने लगी कि तभी उसे लिविंग रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो वो उसी जाने बढ़ी। कौन है? सामने से किसी को लखड़ाते हुए कदम अपनी जानिब बढ़ाते हुए देखती खौफजदा होकर पीछे हटती हुई लहस कर बोली, गुल का बख्त और बख्त का गुल, ये मैं हूँ तुम्हारा सनम। शरयाल बख्श शाह की नशीली आवाज़ जब इसके बेहद करीब सुनाई दी तो वो खौफजदा होकर पीछे बढ़ती बढ़ती सोफे के ऊपर जा गिरी। क्या वो शराब पी कर आया है? मगर क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो वो शराब पीने पर मजबूर हो गया था, जबकि वो तो इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता था। फिर आज उसने वो क्यों पिया होगा? यही सब सोचती वो सोफे पर सिमट कर खुद को इससे दूर करने लगी, जो नशे में अपने होश तक उसे बेगाना इसकी जाने बढ़ रहा था। तो तुम नशा भी करते हो? कैसे मुसलमान हो? एक हराम शय को तुम कैसे हाथ भी लगा सकते हो? कैसे? सोफे पर गिरी वो उसे अपने ऊपर झुकते हुए देखती सख्ती से अपनी आंखों को बंद करके घबरा कर पूछने लगी, भूले जाना, मैं अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए बस थोड़ा सा इतना सा पिया है, इतना सा। वो सोफे के दोनों तरफ अपने दोनों हाथ रखे उस पर झुका, अपनी नशीली आवाज़ में कहने लगा, जबकि गुले राना उसके मुंह से शराब की बू से अपनी जान को निकलते हुए महसूस करने लगी। क्यों पिया इतना सा भी? हाँ, वो उसके नज़दीकी पर आंखें मेचे आस्तगी से बोली तो शरयाल बख्श शाह ने नशे से सुर्ख होती आंखों से पहली बार उसके हसीन चेहरे को देखा। गुले जाना, तुम तो अपने करीब भी आने नहीं दोगी, इसीलिए मैंने वही पुराना सहारा लिया। अगर तुमने मुझसे दूर रहने का वादा ना लिया होता तो मैं इस हराम शय को कभी गले ना लगाता, बल्कि अपनी परेशानी को तुम्हारी कुर्बत के सहारे ख़त्म कर देता। नशे में भी वो अपनी हद पार करने से घबरा रहा था। थोड़ा दूर होकर वो नशीली आवाज़ में बोला, जबकि गुले राना इसके दूर हटने थे ही झटके से आंखें खोलकर उसे देखने लगी, जो दूर खड़ा उसे हसरत से देख रहा था। ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम इस चीज़ का सहारा ले रहे हो? वो इसकी नशीली आंखों में देखती हुई बोली तो वो उसके गुलाबी बुरी तरह से लहस रहे होठों के करीब तर आया और दमकता हुआ लफ्ज छोड़कर दूर होकर उसे देखने लगा, जो शर्म से सुर्ख होकर गुस्से से उसे ही घूर रही थी। मेरी बड़ी परेशानी की वजह तो गुले राना तुम पर हक होने के बावजूद भी तुम्हें ना छूने की है। वो नीम लहजे में कहता अचानक ही उसके ऊपर गिरा तो गुले राना उसकी भारी वजूद के नीचे दब सी गई थी। तभी वो उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करती शिद्दत से कांप उठी, जबकि वो नशे की वजह से उसे शिद्दत से खुद में भेजता पता नहीं क्या क्या बुड़बुड़ाने लगा। नूरे हरम और महर खान क्लब में मीरा बेग के दोस्तों से उसकी असलियत पूछने गए थे। इन्हीं अपनी बातों में उलझाने की वजह से उन दोनों ने भी मजबूरन ड्रिंक्स किया, ताकि उन लोगों को इन पर शक ना हो कि वो क्लब में इस नीयत से आई हैं। वो और महर और इसका भाई सुलेमान स्कूल के ज़माने से एक साथ थे। तीनों की उम्रों में फ़र्क होने के बावजूद भी वो अच्छे दोस्त थे और वो स्कूल के ज़माने से एक टीम की तरह स्कूल में अपने दुश्मनों से लड़ते थे। जब भी कोई दोस्त मुश्किल में होता था ये तीनों टीम मिलकर उसकी मदद करते थे। आज जब नूरे हरम गजलान साई की वजह से परेशान थी और उसने इन दोनों से जब ये सब फ़ोन करके शेयर किया तो वो दोनों स्कूल के ज़माने की तरह उसकी और एक मिशन बनाकर काम करने लग गए। आज भी क्लब इनके मिशन का दूसरा पार्ट था, जो नूरे हरम और महर ने मिलकर सरंजाम दिया था। अब नूरे हरम के हाथों में वो सब रिकॉर्ड किए गए सबूत थे जो मीरा बेग को गुनाहगार साबित करने में काम आ सकते थे। वो दोनों नशे में मस्त इस यूएसबी को लहरा लहरा कर और दूसरे हाथ में हील वाले जूते लिए वो दोनों इस सुनसान सड़क पर चल रही थी। दोनों इस वक्त बेबाक और मॉडल लुक में थी। नूरे हरम ने सुर्ख सेक्ट्रिस और महामेयर ने ग्रीन से सेक्टर पहना हुआ था, जिसमें इनके जिस्म दावत नज़ारा पेश कर रहे थे। वो ये लोग अपने प्लान के मुताबिक अपना कर इस क्लब में गई थी। अब काम ख़त्म होते ही वो दोनों सड़क पर पक्की शराबियों की तरह झूमती हुई गुनगुनाती हुई जा रही थी। नशे में हम हैं यार, ये रात नशीली
नशीली है। वो और महा खाली सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी होकर अपने हाथ ऊपर उठाते हुए दोनों अपनी नशीली आवाज में जोर जोर से सड़क के बीच गाने लगी, नहीं ये रात नशीला है। माँ ने घूमते हुए जोर जोर से कहा, माँ माँ मेरी दोस्त मेरी बहन वेट रखो। नूरे हरम जो जोर जोर से गाना गुनगुना कर नाच रही थी, वो मेहर खान को देखती डगमगाते कदमों से उसकी जानिब बढ़ी और उसके सफ़ेद व सुर्ख गालों को जोर जोर से खींचने के बाद वो उसके चेहरे की लंबाई को मापने के बाद वो अचानक नीचे सड़क के बीचों बीच पांव फैलाकर बैठी और फिर दोनों पैरों को जोर जोर से पटक कर रोती हुई बोली, माँ ये तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ अब तुम्हें तुम्हारा राजा कैसे ब्याह कर ले जाएगा अपने साथ? अरे मेरी माँ मोटी हो गई है, अब उसे उसका राजा नहीं बल्कि उसे अब कोई मोटा हलवाई ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। हाँ मेरी मासूम माँ, अब तेरा क्या होगा? माँ मेहर खान ये सुनकर उसके साथ सड़क के बीचों बीच उसके साथ बैठी और गला फाड़ कर रोने लगी। दोनों रो रो कर उस सड़क को सर पर सवार करके बैठी हुई थी कि तभी एक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी। माँ मेरी जान मेरी बहन मेरी दोस्त, लगता है तुम्हारा मोटा हलवाई सनम तुम्हें लेने आया है। नशे की वजह से नूरे हरम अटक अटक कर रो कर माँ को अपने गले लगाकर जोर जोर से बोलने लगी। माँ भी इसके गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। नहीं नूरी मेरी बहन, मुझे नहीं जाना उस मोटे सांड हलवाई के साथ, मुझे बचा लो मेरी बहन बचा लो। मेहर खान उसकी कदमों की आवाज़ पर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोती हुई नूरे हरम को सख्ती से पकड़कर कहने लगी, माँ तेरी दोस्त अभी जिंदा है, देखते हैं वो सांड हलवाई मेरी सांड दोस्त को कैसे ब्याह कर अपने साथ ले जाता है। नूरे हरम अपनी अजाली जलाद बन से कहती मेहर को सख्ती से खुद से लगाती हुई अटक अटक कर बोली। दूसरी तरफ गजलान साई और आलमदाद भी अभी डेरे से निकल कर हवेली की जानिब तेजी से बढ़ रहे थे। सामने दो लोगों को इस सुनसान सड़क के बीचों बीच बैठे देख आलमदाद ने गाड़ी रोकी और गजलान साई के इशारे का मुंतजिर वो बाहर देखने लगा। जब गजलान साई ने उसे इशारा किया तो वह बाहर निकला और सड़क के बीचों बीच बैठे इन लोगों की जानिब बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे सामने बैठे लोगों के जिस्म से पता चल रहा था कि वो दोनों लड़कियां हैं। आलमदाद जब इन दोनों के पास पहुंचा तो सामने शाह बीबी को एक 19 साल लड़की के साथ उसने उस जैसे हलिये में देखा तो वो तेजी से अपनी नजरें नीचे झुकाकर पीछे गजलान साई की जानिब बढ़ा, जो गाड़ी के पिछली सीट पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। जब उसने सारा माजरा उसे सुनाया तो उसे हुक्म देकर खुद भी गाड़ी से बाहर निकला। नूरी ये सब क्या है और ये लड़की कौन है और आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? गजलान साई उन दोनों के पास पहुंचकर उससे पूछने लगा, जबकि उसे उस लड़की को अपने सीने से लगाए देख उसकी पेशानी पर लातादाद बल नमूदार हो गए थे। उसे गुस्से से उस लड़की को उसे जुदा करता वो उसे खड़ा करते हुए उसे सख्त नजरों से घूरने लगा जो नशे से झूम रही थी। शाह साई ये हम दोनों का राज है, हम नहीं बताएंगे, और ये मेरी बहुत ही क्यूट दोस्त है, लेकिन साई ये मोटी हो गई है और उसका वो हलवाई मोटा सनम वो किधर गया? वो उसकी बाहों में झूलती हुई अपनी नशीली आवाज में बोली, नहीं नूरी मुझे नहीं जाना उस सांड के साथ, मुझे बचाओ। तभी पीछे से गजलान साई ने उस लड़की की चीख सुनी तो वो पीछे मुड़ा, जबकि नूरे हरम जो नशे में थी अपनी माँ की आवाज पर वो भी मुड़ी तो सामने आलमदाद को मेहर के पास खड़े देख वो गुस्से से आलमदाद की तरफ बढ़ी। दूर रहो हमारी माँ से सांड हलवाई। नूरे हरम ने आलमदाद को जोर से पीछे धक्का दिया जो पीछे आती गजलान साई से टकरा गया। क्या हम हलवाई सांड? आलमदाद अपनी ये नाम सुनकर शॉक्ड रह गया, जबकि गजलान साई ये नाम सुनकर अपनी हंसी बमुश्किल जब्त किए खड़ा इन दोनों नाजुक लड़कियों को देखने लगा जो दोनों वापस सड़क के बीचों बीच बैठकर इसी तरह रोती हुई एक दूसरे को दिलासा दे रही थी। हाँ तुम वही सांड हो और मोटा हलवाई भी हो जो मुझे ब्याह कर
ले जाने आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। नूरी, उसे मारो। महा ने आंसू पूंछते हुए अपनी हील वाले सैंडल आलमदाद की तरफ उछाल दिए तो उसकी देखा देखी नूरे हरम ने भी अपनी सैंडल आलमदाद की तरफ फेंक दिए, जो सीधे गजलान साई के ऊपर जाकर गिरे। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो? हम शादी करेंगे, वो भी तुम जैसी शराबी लड़की से। हमारा दिमाग सलामत है, खराब नहीं हुआ जो ये बेवकूफ़ी करेंगे। आलमदाद ने सख्त गुस्से से कहा। आलमदाद को इनसे बहस करते हुए देख गजलान साई ने सख्त लहजे में उसे कहा, हुक्म साई, हुक्म। आलमदाद गजलान साई की आवाज़ पर अदब से सर झुकाकर उसके सामने खड़ा हुआ। आलमदाद, उस लड़की को आप संभालो, मैं शाह बीबी को संभालता हूँ। गजलान साई के हुक्म सुनता वो साख्त रह गया था, क्योंकि साई उसे वो हुक्म दे रहे थे जो साई के खुद के असूलों के खिलाफ था। वो उससे एक नामहरम लड़की को छूने का हुक्म दे रहा था। उसका हैरान रहना बजा था। साई, हम एक गैर नामहरम लड़की को कैसे हाथ लगा सकते हैं? वो थूक निकलते हुए कहने लगा। नजरें बेइरादा उस लड़की की जानिब गई जो कद में उससे छोटी थी, लेकिन जबान उसकी नूर हरम से भी 2 हाथ आगे थी। वक्त का तकाजा है ये आलमदाद, हम इस वक्त एक लड़की को इस सुनसान सड़क पर तनहा छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर कुछ हो गया इस लड़की के साथ तो हम शाह बीबी को क्या जवाब देंगे? गजलान साई रात के अंधेरे और सुनसान सड़क के ख्याल से इस लड़की को अपनी हवेली लेकर जा रहा था, वरना वो कभी ये नहीं करता, एक नामहरम लड़की को अपनी हवेली में पनाह देता। नूरे, चले उठे, रात बहुत हो गई है, उस वक्त इस सड़क पर बैठना सेव नहीं है, शाबाश उठे। गजलान साई आलमदाद से कहता नूरे हरम के पास घुटनों के बल पर बैठकर उसे कहने लगा तो नूरे हरम ने अपने दोनों हाथ उसकी गले पर बांधे। शाह साईं, हमें उठाएं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। वो इतनी लाड से कह रही थी, मजबूरन गजलान साईं ने उठाकर उसे अपनी बाहों में भरकर उठाया और गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। दूसरी तरफ आलमदाद वहीं खड़ा बेचारगी से उस नशे में झूल लड़की को देखने लगा, जो अब सड़क पर अपने दोनों बाजू पैरों पर बांध कर सिमट कर लेटी हुई थी। ऐ लड़की, उठो, मैं तुम्हारा खादिम नहीं जो तुम्हें उठाकर गाड़ी तक ले जाऊं। चलो, शाबाश, शराफत से उठो। वो शदीद गुस्से से सुर्ख होता फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला, मेरे सांड हलवाई सनम, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, अच्छे खासे हैंडसम हो। चलेगा, मैं तुमसे शादी करूंगी, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, साए की तरह चिमट कर रहूंगी। महामहर इसकी आवाज़ पर यकदम से उठी और चलकर उसके साथ खड़ी होकर बतूर उसे उसका खूबरू चेहरा को देखने लगी। फिर उसके दोनों गालों को खींचती हुई बोली। आलमदाद एक वजिया मर्द था और गंदमी रंगत की वजह से तो वो और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। ऊपर से उसका दराज कद उसने तो उसकी वजहात को मुकम्मल कर दिया था। चुप लड़की, वरना मजबूरन मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। आलमदाद को सख्त गुस्सीली आवाज पर वो अपनी गुलाबी भरे भरे होंठों पर उंगली रखकर खामोश हो गई तो आलमदाद ने कदम गाड़ी की जाने बढ़ाए। वो पीछे मुड़े मुड़े आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से महामहर ने आकर उसकी पीठ पर चढ़कर उसे शदीद गुस्सा दिलाया था। ए लड़की, नीचे उतरो, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ जो तुम इस तरह मेरी पीठ की सवारी कर रही हो। नीचे उतरो मोटी लड़की। वो अपनी पेट पर वजन महसूस करता सख्त गुस्से से बोला, जबकि महामहर इसके गले में दोनों हाथ डाले सर उसकी पुश्त पर रखे नशे में बुड़बुड़ा रही थी। सांड हलवाई सनम तो हो ना तुम मेरे। सख्ती से उसके गले पर दबाव बढ़ाती वो बोली। आलमदाद दबाव की वजह से अपनी आंखों को बाहर उबलते हुए महसूस करने लगा। वो लड़की उसे सच में गुस्से से पागल कर चुकी थी। नीचे उतरो लड़की, शराफत से, वरना वो गाड़ी के पास पहुंचकर उसे कहने लगा, जो शायद अब सो चुकी थी। और गाड़ी की पिछली जानिब का दरवाज़ा जब उसने खोला तो अंदर का मनाजर देखकर वो शर्मिंदा हो गया, क्योंकि नूरे हरम भी उसके साईं को उस लड़की की तरह तंग कर रही थी, जो उसे तंग करने के बाद अब उसकी पीठ पर लग कर सो रही थी। दूसरी तरफ नूरे हरम गजलान साई की गोद में ही सो चुकी थी और गजलान साई की उंगलियां उसके बालों में चल रही थी। जब आलमदाद ने महामहर को आगे लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट उसने संभाला तो
غزلان شاہ نے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا، عالمداد، کل سے تم اس لڑکی پر نظر رکھو گے، یہ جہاں جاتی ہے اس کے پیچھے جاؤ گے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی گڑبڑ ہو۔ غزلان سائیں کی سنجیدہ آواز پر وہ پیچھے مڑے بغیر اس سے کہنے لگا، پیر سائیں آپ شاہ بی بی کو کیوں نہیں روک رہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ناکام ہو گئی تو کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، عالمداد کی بات پر نور حرم کی نازک ہاتھوں سے وہ USB لے کر کھڑکی سے باہر پھینک کر ان سب چیزوں کو جو نور حرم اس کے لیے جمع کر رہی تھی تاکہ وہ اسے انصاف دلا سکے، وہ اس کی محنت کو اسی طرح اب ایک ایک کر کے ختم کرنے والا تھا، کیونکہ اب وہ انصاف بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جو اس کے اپنوں نے بے اعتباری اسے دکھایا وہ اس سے ہرٹ ہوا تھا، اور اب وہ ان کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ USB باہر پھینکا تھا۔ وہ اس کی زلفوں کو پیار سے سنوار رہا تھا۔ نور حرم کی آنکھیں اپنے بالوں پر انگلی کے لمس پر کھلنے لگیں تو غزلان شاہ کے ہاتھ ٹھہر گئے اور چہرے پر یکدم سے سختی چھا گئی۔ وہ اس وقت اسی سرخ اسکرٹ میں ملبس تھی۔ اٹھ گئی، آپ گستاخ لڑکی! وہ سخت نظر سے اسے دیکھتا سخت لہجے میں بولا، سوری شاہ سائیں، ہمارا دل بہت چاہ رہا تھا پہلے کی طرح انجوائے کرنے کا۔ نور حرم اپنے کپڑوں کو دیکھتے کے بعد اپنی کھسکھانی ہنسی ہنس کر دیکھتی کہنے لگی، پہلے کیا آپ شراب بھی پیتی تھی گستاخ لڑکی، اور سڑکوں پر ناچتی بھی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کر گاتی بھی تھی اپنی سہیلی کے ساتھ؟ وہ اس وقت اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھا، جبکہ نور حرم کو اچانک سے اس USB کا خیال آیا تو وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی تیزی سے اٹھی اور اس USB کو بیڈ کے اوپر ڈھونڈنے لگی۔ شاہ سائیں، کل ہمارے پاس ایک USB تھی، وہ آپ نے دیکھی ہے؟ وہ پریشانی سے اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں، ہم نے وہ پھینک دیا تھا۔ وہ یکدم سے سنجیدگی سے بولا، کیا آپ نے وہ USB پھینک دیا؟ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہم نے اتنی محنت سے آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اتنا ثبوت اکٹھا کیا اور آپ نے وہ اتنی آسانی سے پھینک دیا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی غصے میں آ کر بولی، بھلا وہ اتنی بے وقوفی کیسے کر سکتا تھا اور کیوں اس نے یہ کیا؟ ہم نہیں چاہتے نورے کہ آپ ہمیں بے گناہ ثابت کریں۔ وہ آرام سے اس کے سر پر دھماکہ کرتا اسے دیکھنے لگا جو سخت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کو تو ہم سے بھی بہتر پتہ ہے کہ جو انسان اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا وہ بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ ہمیں اب اپنوں سے ملنا ہی نہیں ہے، ان لوگوں سے ملنا ہی نہیں ہے جنہوں نے ہم پر اعتبار نہ کیا، ہمیں اپنے لفظوں سے ہرٹ کیا، اب ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اب آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں نورے، ورنہ آپ کو وہ لوگ نقصان پہنچائیں گے جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ آپ کو اگر کچھ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر درد سے بولا۔ نور حرم اس کی درد بھری آواز پر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، ہرگز نہیں، اب ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں اپنے شاہ سائیں کو بے قصور ثابت کرنا ہے، چاہے ہم آپ کو بے قصور ثابت کرتے کرتے مر ہی کیوں نہ جائیں۔ اب ہم کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں لیں گے۔ وہ سختی سے کہتی اس کے سینے سے لگ کر اسے آگے کچھ کہنے سے روک گئی تو وہ بے بسی سے اسے اپنے سے لگا کر خود میں سمونے لگا۔ دستگیر شاہ حویلی میں داخل ہوا تو حویلی کے ملازمین کو اتنے زیادہ کام میں مصروف دیکھ وہ حیرت سے اندر حویلی کے بڑے سے ہال میں داخل ہوا۔ اماں سائیں، یہ چڑیل سائیں کس کے سر سوار ہونے والی ہے؟ آج حویلی میں جو رونق لگی ہوئی تھی جس سے وہ اس میں انجان تھا، لیکن جب اماں سائیں کے روم میں داخل ہوا تو فاطمہ شاہ اپنی کزن کو سرخ چنری میں دیکھ وہ سارے معاملہ سمجھ گیا۔ وہ شرارتاً اماں سائیں سے کہنے لگا، فاطمہ شاہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی اور سالار شاہ کی چھوٹی بہن تھی۔ عاقب شاہ دوسرے نمبر کے بیٹے تھے، پہلے نمبر پر حلیمہ شاہ تھی جو غزلان غنی شاہ کی ماں تھی، جو اس کے پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے چل بسی تھی۔ تیسرے نمبر پر بخت شاہ تھے جن کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، ایک شریال بخت شاہ اور دوسرا علی بخت شاہ۔ پھر چوتھے نمبر پر عالم شاہ تھے جن کے 2 ہی بچے تھے، ایک دستگیر عالم شاہ اور دوسری بیٹی زینب عالم شاہ۔ ہے ایک شیطان جو ہماری بچی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اماں سائیں نے اسے دیکھتے ہوئے مینی خیزی سے کہا، مطلب وہ یہیں حویلی میں ہے
हैं क्या? वो अली बख्श शाह है अम्मा साईं। फातिमा जो शर्म से अनजाने क्यों सुर्ख हो रही थी इसकी मौजूदगी की वजह से, और दूसरी बात अम्मा साईं की बातें से खतरे की तरफ इशारा देने लगी। वो संजीदगी से इनसे पूछने लगा, फातिमा शाह का निकाह कल आपसे तय किया है आपके दादा साईं ने? दस्तगीर बच्चे। वो इनकी बात सुनकर फटी आंखों से फातिमा के खूबसूरत चेहरे पर शर्म की लाली को देखते हुए हारे हुए कदमों से पीछे हटने लगा। नहीं अम्मा साईं, नहीं, हम ये निकाह नहीं कर सकते। आप रोक दें दादा साईं को, वरना हम कुछ कर बैठेंगे। यकदम वो सख्त गुस्से में आकर इनसे कहने लगा, जितनी भी नाराज़गी या नफरत हो उसे महरोसा शाह से, लेकिन वो उसकी मोहब्बत भी तो रह चुकी थी। वो भला वो महरोसा शाह के अलावा कैसे किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकता था? क्यों बच्चे, फातिमा शाह में क्या कमी है जो आप इनकार कर रहे हैं? अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, हम और देर नहीं कर सकते। और अली शाह की भी शादी ज़ैनब शाह से तय कर दिया है, कल उनकी भी निकाह है। ये फैसला आपके दादा साईं का है जो किसी सूरत बदल नहीं सकता। आप अच्छे से जानते हैं अपने दादा साईं को कि वो अपनी ज़बान के कितने पक्के हैं। अम्मा साईं की बात पर वो शदीद गुस्से से वहाँ से निकला और फिर हवेली से भी। अब इसका रुख अपने फार्म हाउस की तरफ था। वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता था? ये बात सोच सोच कर वो जल रहा था और इसी वजह से वो अपनी तबीयत को भारी महसूस कर रहा था। इसका सर एकदम से चकराने लगा और हार्ट बीट तेज होकर उसके दिल में शदीद दर्द को जगाकर उसे अपना दिल मसलने पर मजबूर करने लगी। वो एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा अपने सीने पर रखकर अपने सीने को मसलने लगा। मरहोसा लिविंग रूम में बैठी उन सब लम्हों को याद करती मुस्कुरा रही थी जो उसने उसके साथ स्कूल की ट्रिप में गुजारे थे, जो पहले तो उसे बहुत ही भयानक लगते थे लेकिन अब उसे बहुत ही खूबसूरत लगने लगे थे। अब उसे समझ में आ गया था कि जो भी उस रात हुआ था वो शरई हैसियत से सही था। वो मियाँ बीवी थे तो इनके दरमियान जो कुछ हुआ था वो गुनाह नहीं था बल्कि वो इनका हक था। हम कितने गलत थे ना दस्तगीर शाह, जो आपको अपने लफ्ज़ों से चोट पहुंचाते थे। तभी अपने लफ्ज़ों को याद करती वो बुरी तरह से सिसक उठी। आज उसे एहसास हो रहा था वो अपने ही बच्चे को गालियां दे रही थी इतने दिनों से, और उसे मारने की कोशिश करके उसने उसे बहुत हर्ट किया था। ये सोचकर बुरी तरह से रोने लगी। वो रो रही थी इस सब को याद करके। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वह तड़प कर अपनी जगह से उठी और उस जानिब बढ़ी जहाँ से आवाज़ आई थी। शाह! सामने मुंह के बल गिरे दस्तगीर शाह को देख वो तड़प कर जोर से चीखती हुई उसकी जानिब बढ़ी और उससे सीधा करती उसे पुकार उठी, मेहरू! वो एक हाथ से अपने सीने को मसलते हुए उसका नाम लेने लगा। भरोसा उसके मजबूत हार को पकड़कर सहलाने लगी। जी शाह, आप ठीक तो है ना? ये आपका चेहरा इनका पीला क्यों इतना पीला हो रहा है? वो उसके पीले पड़ते चेहरे को थामती हुई बोली, मरो, हम ठीक नहीं हैं। हम कल बर्बाद होने जा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप हमें आज अपनाती ना तो कल हम कभी अपनी बर्बादी को मजबूरी में गले नहीं लगाते। वो इसकी उंगलियों को अपने मजबूत उंगलियों में फंसाकर दर्द भरी आवाज़ में बोला। भरोसा शाह उसकी सुर्ख नीम आंखों को देखती तड़प कर रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं शाह? भरोसा उसकी अजीब बात पर बेकरारी से उसका सर अपनी गोद में रखती हुई बोली, हम अपनी बर्बादी का जिक्र कर रहे हैं आपसे महरो। हम किसी और का नाम खुद से जोड़कर बर्बाद होने वाले हैं सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपकी सख्त बातों की वजह से हम खुद को किसी और के होने से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। कल हमारा निकाह हमारी कज़न से हमारे दादा साईं ने तय कर दिया है। अगर आज आपने हमारी मोहब्बत को अपनाया होता ना तो हम कभी किसी और को इस तरह अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं देते। वो नमकीन पानी आंखों में लिए सीने को बुरी तरह से मसलते हुए उठा और फिर उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर उसे देखने लगा। महरोसा शाह उसकी इस तरह देखने पर सख्त डर कर रह गई। उसे लगा शायद वो उसे इस तरह जी भरकर आज आखिरी बार देख रहा है, फिर कभी ना देखने के लिए। वो आंखों में आंसू लिए खुद भी उसे बेकरार नज़रों से देखने लगी। एजेंट एम महरो इख्तियार से अपने कदम उस क्लब के एक रूम की जानिब आहिस्तगी से बढ़ा रही थी। अगर इस वक्त उसकी जगह कोई कमज़ोर लड़की होती तो वो डर कर मारे फौत हो जाती, जबकि वो एक बहादुर लड़की थी। एजेंट एम एक बहादुर फौजी। वो उस रूम के बाहर जा पहुंची जहाँ बहुत सारे लड़के और लड़कियां थे जो कभी मेरा बैग के दोस्त हुआ करते थे। वो सब के सब ड्रग्स डीलर थे। दरवाज़ा आधा खुला छोड़ कर अंदर झांकने लगी और इसी तरह मगन अंदाज में अंदर
हो रहे कार्रवाई को देख रही थी। पीछे से किसी ने आकर उसे अपनी गिरफ्त में दबोचा और घसीटते हुए सामने के रूम में ले जाकर पीछे बने बार अटेंड की जाने बढ़ा और उसे इस बार अटेंडेंट से लगाकर उसके नाजुक लबों पर अपना मजबूत मर्दाना खुदरा हाथ जमा दिया। ये मैं हूँ आलमदाद, आवाज मत निकालना लड़की। वो जोर से हल रही थी कि तभी उसकी समातों में एक खूबसूरत भारी मर्दाना आवाज गूंजी तो वो पुरसुकून होकर खड़ी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सुकून रुखसत कर दिया। सामने खड़े शख्स ने उसके चेहरे पर झुककर, क्योंकि उस रूम का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था, उस शख्स को एजेंट ए के गालों पर मजबूरन झुकना पड़ा। हाउ डेयर यू बिच माई चिक, हाउ डेयर यू टच माई चिक। उसका सर जो बार अटेंडेंस पर था, एजेंट एम यकदम से उठी और एजेंट ए के मजबूत वजूद से लड़ने लगी। अपने नाजुक हाथ उसके पेट पर जोर से बांधी, वो अपने दोनों पाँव उसकी कमर के गिर्द बांधकर उसके ऊपर आकर गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर हमला करने लगी। रूम में अंधेरा होने की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। मैंने थोड़ी देर क्या बकवास की लड़की तुमसे? हाँ, मैंने कहा कि ना कि खामोश, तो बस खामोश होकर खड़ी हो जाओ। वो सख्त गीर लहजे में कहने लगा तो वो खामोश हो गई। क्यों आई हो इस खतरनाक जगह पर तुम लड़की? जब रूम से वो आने वाला चला गया तो मुकाबले ने उससे खुद से दूर करते हुए तुंद लहजे में पूछा, तुम कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? महामहर उल्टा गुस्से से मुकाबले से सवाल पूछने लगी। तुम्हारी दोस्त नूरे हरम के शौहर का खादिम खास हूँ। मुकाबले ने भी उसी की तरह गुस्से से जवाब दिया तो महामहर खान उसकी बात पर सख्त नजरों से उस अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करने लगी जो रोशनी ना होने की वजह से वो कामयाब ना हो सकी।